आपका स्वागत है यूरेका पे। एनसीईआरटी सीरीज़ के तहत आज हम क्लास 8 के सिविक्स के चैप्टर 6 को देखेंगे, जिसका नाम है आपराधिक न्याय व्यवस्था। आइए सबसे पहले हम दो महत्वपूर्ण वर्ड को समझते हैं, आरोपी और अपराधी के मध्य अंतर को समझते हैं। आरोपी क्या होता है? इसके तहत जो है आरोपी वो व्यक्ति होता है जिसके ऊपर में किसी अपराध को करने का आरोप लगा हो। आरोप लगाया जाता है कि आपने ये अपराध किया है, और अपराधी वो होता है जिसके ऊपर में वो आरोप जो है सिद्ध कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, तथा उसे दोषी मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से आरोपी और अपराधी में मुख्य अंतर होता है। कभी कभी हम सब इन चीज़ों को लेकर के बहुत ही कन्फ्यूज होते हैं, आरोपी को ही अपराधी मान बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी आरोपी को तब तक अपराधी नहीं माना जाता है जब तक कि भारतीय न्याय व्यवस्था के अंतर्गत कोर्ट के द्वारा उसे दोषी ना मान लिया गया हो। इसके बाद में हम देखते हैं कि आखिरकार ये अपराध क्या होता है। जो हम सुनते हैं कि उन्होंने ये क्राइम कर दिया, तो क्राइम की श्रेणी में हम किसे मानते हैं? जो भी कार्य संविधान एवं कानून के विरुद्ध हो उसे अपराध कहा जाता है। हम सब ने संविधान के बारे में पढ़ा, कानून के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि किस प्रकार से देश को चलाने के लिए संविधान बनाया गया है और समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कानून बनाया गया है। तो जो लोग इस संविधान एवं कानून को तोड़ने का काम करते हैं, उसके विरुद्ध कार्य करते हैं, तो उसे ही अपराध माना जाता है। और अपराध का फैसला कानून के अनुसार होता है, किसी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार नहीं होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपराधी है, किसी के ऊपर में आरोप लगाया जाता है, तो हमने देखा कि किस प्रकार से उन्हें जो है कोर्ट प्रोसेस के अंतर्गत जो है गुजरना होता है। यहाँ पे हम इस चैप्टर में एक एग्जाम्पल के बारे में भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से एक घर है, वहाँ पे एक काम करने वाली नौकरानी है, वो उनके ऊपर में मालकिन के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि वो नौकरानी उसका जेवरात चुरा लेती है, लेकिन वो नौकरानी जेवरात नहीं चुराई होती है। उसकी मालकिन जाकर के पुलिस स्टेशन में इस चीज़ का कंप्लेंट करवाती है, एफआईआर करवाती है। आगे हम एफआईआर के बारे में भी पढ़ेंगे कि एफआईआर क्या होता है। पुलिस कंप्लेंट नोट करता है, जांच करता है, कोर्ट में फिर केस चलता है इस चीज़ के बारे में, और बाद में जाकर के कोर्ट ये इस निर्णय पे पहुंचता है सबूत के आधार पे कि जिस नौकरानी के ऊपर में चोरी का आरोप लगाया गया था उसके मालकिन के द्वारा, दरअसल उस नौकरानी ने चोरी नहीं किया था, चोरी किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से भारत में जो है अपराधी हम तब तक किसी को नहीं कह सकते हैं जब तक कि कोर्ट के द्वारा उसके ऊपर में अपराध सिद्ध न कर दिया जाए। तो अपराध क्या है? यानी इसको हमने देख लिया कि संविधान और कानून के विरुद्ध किए गए कार्य को हम अपराध कहते हैं। तो अपराध का फैसला जो है कोई व्यक्ति नहीं अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। यानी कि मान लीजिए किसी ने क्राइम करा, ठीक है, और आप जाते हैं कि पुलिस के पास में कंप्लेंट करता है, या फिर पुलिस ने देखा, तो उस चीज़ को लेकर के निर्णय सिर्फ पुलिस के द्वारा ही नहीं किया जाता है। इसके लिए प्रॉपर अपने देश में व्यवस्था बनाई गई है। पुलिस एफआईआर नोट करता है, फिर उसको पूरा प्रोसेस की तरह जिसके ऊपर में आरोप लगा होता है वो पूरी प्रक्रिया के तहत वो गुजरते हैं, कोर्ट में पेश किया जाता है, फिर उनके ऊपर में सुनवाई होती है और सबूत पेश किए जाते हैं। फिर अगर उनके ऊपर में दोष सिद्ध होता है तो तब जाकर के उनको अपराधी माना जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि पुलिस अगर चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार उस व्यक्ति को दंड दे दे। तो इसलिए ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार जो है अपराध को लेकर के फैसला जो है नहीं सुनाया जा सकता है। अगर ऐसा होगा तो पता चला कि पुलिस कभी किसी व्यक्ति को अपने मनमर्जी के हिसाब से जो है फैसला सुना रहा है और उसे जेल में जो है कैद करके रखा हुआ है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में किसी भी व्यक्ति को तब अपराधी माना जाता है जब उसे कोर्ट सिद्ध कर दे उसके ऊपर में अपराध को, तभी जाकर के कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया जाता है कानून के तहत और संविधान के तहत। ये भी नहीं है कि कोर्ट अपने इच्छा अनुसार जो मर्जी फैसला सुना दे, कोर्ट के द्वारा भी संविधान के अनुसार ही फैसला सुनाया जाता है। आइए हम देखते हैं आपराधिक न्याय प्रणाली के 4 स्तंभ को हम समझते हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत जो 4 स्तंभ है उसमें सर्वप्रथम पुलिस है, इसके बाद में लोक अभियोजक जिसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, तीसरा जज है, और चौथा जो है डिफेंस लॉयर यानी बचाव पक्ष का वकील जो है। अगर हम देखें, अगर हम पुलिस की बात करें सर्वप्रथम, तो पुलिस क्या करता है, तो अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका होती है। यानी अगर कहीं पर अपराध होता है तो आप पुलिस के पास जाते हैं, आप एफआईआर दर्ज करवाते हैं, उस पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस फिर क्या करता है, तो सबूत इकट्ठा करता है। उसके बाद में पुलिस क्या करता है, जिसके जो संदिग्ध होता है यानी जिसके ऊपर में आरोप लगाया गया होता है या फिर जिसके ऊपर में पुलिस को संदेह होता है, पुलिस उसे पूछताछ करती है। फिर उस पूछताछ के आधार पर अगर पुलिस को लगता है कि ये
अपराधी हो सकता है तो उसे गिरफ्तार किया जाता है और कोर्ट में पेश किया जाता है। तो आपराधिक न्याय प्रणाली के 4 स्तंभ में जो पहला स्टेप है वो पुलिस है, पहला स्तंभ, क्योंकि किसी भी अपराध को लेकर के जो पहली प्रतिक्रिया है वो पुलिस के द्वारा ही दी जाती है और पुलिस के पास ही पहुंचती है, चाहे वो किसी आम पब्लिक के द्वारा पहुंचाया गया हो या पुलिस अगर खुद ही मान लीजिए कि इन मौके पे मौजूद हो। मान लीजिए कि कहीं मर्डर हो रहा है और पुलिस अगर खुद ही वहाँ पे मौजूद है तो पुलिस खुद ही उस चीज़ के ऊपर में एक्शन लेगी। मान लीजिए कि कहीं पे मर्डर हुआ और एक आम पब्लिक के नाते आप पुलिस को बुलाते हैं तो भी आप पुलिस को ही बुला रहे हैं, यानी कि पहला जो स्टेप है वो पुलिस ही है, पहला स्तंभ जो है वो पुलिस ही है भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के, और अमूमन सभी देशों में पुलिस ही होती है। इसके बाद में जो सेकंड है वो है लोक अभियोजक, सरकारी वकील। यह सरकार के वकील होते हैं और कोर्ट में सबूत पेश करते हैं, यह सच्चाई सामने लाने का कार्य करते हैं। मान लीजिए कि आपके ऊपर में केस चलाया जा रहा है और कोर्ट में सुनवाई की जा रही है, तो अगर पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज किया हुआ है तो आखिरकार यहाँ पे 2 पक्ष होगा तभी तो उस चीज़ के ऊपर में सुनवाई होगा। एक वकील आपके पास से होगा और एक वकील जो है वो सरकार की तरफ से होगी। जो आपके ऊपर में आरोप लगाया गया होगा उस चीज़ के ऊपर में सुनवाई किया जाएगा। तो इसलिए जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी होते हैं। साथ ही साथ एक न्यायाधीश होते हैं जो कि दोनों पक्षों की बातों को सुनते हैं, गवाहों को सुनते हैं, सबूतों की जांच करते हैं और फैसला देना निष्पक्ष रूप से न्यायाधीश का कार्य होता है और सज़ा तय करना भी न्यायाधीश का कार्य होता है। तो कोर्ट में जब दोनों पक्ष के वकील मौजूद होते हैं, गवाह भी पेश किए जाते हैं, सबूत भी पेश किए जाते हैं, सभी चीज़ों की जांच पड़ताल करने के बाद में जो है न्यायाधीश के द्वारा जो है किसी भी अपराध के ऊपर में, किसी भी आरोप के ऊपर में जो है फैसला सुनाया जाता है किसी केस के ऊपर में। इसके बाद में जो फोर्थ स्तंभ है वो है डिफेंस लॉयर, बचाव पक्ष का वकील। यानी कि आपके खिलाफ जो है पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया हुआ है तो यहाँ पे लोक अभियोजक जो है आपके अगेंस्ट जो है सबूत पेश कर रहा है, लेकिन आप अपने लिए क्या करोगे तो अपना आप बचाव करना चाहोगे, तो आपका जो वकील है वो डिफेंस लॉयर कहलाएगा यहाँ पे। तो बचाव पक्ष का जो वकील है आरोपी का पक्ष रखता है, यानी ये आपका पक्ष रखेगा। आपके ऊपर में आरोप लगाया जा रहा है कि आपने चोरी किया है, लेकिन आपने चोरी नहीं किया है, तो इस चीज़ को लेकर के आप सबूत पेश करोगे कि जिस समय ये चोरी हुई थी मैं इस समय यहाँ पे मौजूद ही नहीं था। तो यानी कि आप अपना बचाव करना चाहोगे यहाँ पे। संविधान के अनुसार हर नागरिक को वकील रखने का जो है अधिकार दिया गया है और ज़रूरत पड़ने पर सरकार जो है निःशुल्क जो है विधि सहायता भी उपलब्ध करवाती है। ये भारतीय संविधान में इस चीज़ का वर्णन किया गया है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के ये 4 मुख्य स्तंभ है, पुलिस, लोक अभियोजक, न्यायाधीश और बचाव पक्ष का वकील। हमने पुलिस के भी कार्य देख लिया, हमने जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है इनका भी कार्य हमने देख लिया, जज का भी कार्य हमने देख लिया और साथ ही साथ हमने डिफेंस लॉयर का भी कार्य हमने देख लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि पुलिस किसी को मार नहीं सकती है और न ही ज़बरदस्ती जुर्म कबूलवा सकती है। पुलिस का कार्य जो है निष्पक्ष जांच करना है, यानी कि किसी भी मुद्दे को लेकर के, किसी भी अपराध की शिकायत करने के लिए आप अगर पुलिस के पास में जाते हैं तो पुलिस का कार्य जो है उस चीज़ का निष्पक्ष जांच करना है। ये नहीं है कि आप जिस व्यक्ति के खिलाफ आप आरोप लगा रहे हैं पुलिस उसको पकड़ के ज़बरदस्ती जो है पिटाई करे और उससे जो है जुर्म कबूलवा ले। ये पुलिस का कार्य नहीं है। पुलिस का कार्य है निष्पक्ष जांच करना। आगे चल कर के हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से जो है अपराध किए जाने वाले व्यक्ति के पास में उनके अधिकार होते हैं और साथ ही साथ किस प्रकार से जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसके पास में उसके पास में जो है कुछ अधिकार होते हैं। उन चीज़ों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अभी आज हम देखते हैं एफआईआर के बारे में कि एफआईआर क्या होता है। हमने देखा कि कहीं पे अगर जुर्म हो रहा है तो लोग जो है पुलिस के पास में जा रहा है। आपने सुना होगा कि एफआईआर पुलिस के द्वारा दर्ज कर लिया गया है, या फिर आपने ये भी सुना होगा किसी अंकल के द्वारा कि मैंने जाकर के इस चीज़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दिया है पुलिस स्टेशन में। तो आइए हम समझते हैं कि ये एफआईआर क्या होता है। तो एफआईआर जो है जिसे कि हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहते हैं, किसी अपराध की पहली लिखित सूचना होती है। एफआईआर जो है क्या होती है, किसी
किसी अपराध की लिखित सूचना होती है एफआईआर, जो कि आप पुलिस स्टेशन में जाकर के देते हैं, या फिर पुलिस अगर खुद अगर उस सूचना को अगर नोट करती है तो यही एफआईआर कहलाता है। यानी कि किसी भी घटना का पहला जो है लिखित जो है सूचना एफआईआर कहलाता है। एफआईआर दर्ज करना पुलिस की जिम्मेदारी है और कोई भी व्यक्ति पुलिस स्टेशन में जाकर के मुफ्त रूप से इसे दर्ज करवा सकती है, इसका कोई शुल्क नहीं लगता है। एफआईआर दर्ज करने से पुलिस कभी मना नहीं कर सकती है। एफआईआर में घटना के तारीख, समय और स्थान का विवरण जो है दर्ज किया जाता है कि यहाँ पे इस समय पे चोरी किया गया, इस तारीख को किया गया और इस दिन किया गया, सारी चीज़ें जो है इसमें नोट किया जाता है। आरोपी का नाम, पता एवं गवाहों का भी उल्लेख होता है, यानी जिसके ऊपर में आप आरोप लगा रहे हैं या जिसके ऊपर में लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया है, उसका नाम, पता एवं गवाह का भी उल्लेख किया जाता है कि क्या किसी व्यक्ति ने चोरी करते हुए देखा या नहीं देखा, आरोपी कौन, राम श्याम घनश्याम कौन है, उसका नाम होगा, गवाह होगा, सबका जो है डिटेल मेंशन किया जाता है एफआईआर में। साथ ही साथ शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति को पुलिस द्वारा एफआईआर की एक कॉपी भी सौंपी जाती है और जो व्यक्ति शिकायत दर्ज करवाने गया होता है उसका भी विवरण जो है एफआईआर में मेंशन किया जाता है कि ये अमुक व्यक्ति, मान लीजिए राम नाम का व्यक्ति अभी थाना आया था, इस समय पे आया था और इन्होंने श्याम नाम के व्यक्ति के खिलाफ़ जो है एफआईआर दर्ज करवाया है चोरी के जुर्म को लेकर के। तो इस प्रकार से एफआईआर में जो है सारी चीज़ों का वर्णन जो है किया जाता है और एफआईआर नोट कर लेने के बाद में जब पुलिस के द्वारा एफआईआर नोट कर लिया जाता है तो इसकी एक कॉपी जो है उस व्यक्ति को दे दिया जाता है जो व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवाने गया होता है। तो धन्यवाद। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अब नेक्स्ट आगे की वीडियो में हम देखेंगे आरोपी के पास में क्या अधिकार होते हैं, साथ ही साथ अरेस्ट के नियम के बारे में देखेंगे। इन चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो